हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द बाय। आई होप कि आप सभी सेफ एंड स्वस्थ होंगे बिल्कुल। तो इससे जो पहले हमारी वीडियो थी उसमें हमने क्लास 12th चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का फर्स्ट पार्ट जो कि द डीएनए है उसको कंप्लीट करा था। ठीक है, उसमें हमने अच्छे से देखा था कि डीएनए को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। ठीक है, जिससे हम एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाएंगे एंड दो चेन्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे, जिनके बीच में कैसा बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, एंड वहीं से हमारा ट्विस्टेड लेडर लाइक स्ट्रक्चर डीएनए का हमें मिलता है। उस वीडियो के लास्ट में हमारा टॉपिक था सेंट्रल डोगमा, जो कि साइंटिस्ट फ्रांसिस क्रिक ने हमें दिया था। वो क्या कहते हैं कि डीएनए से मतलब जो भी इंफॉर्मेशन डीएनए में स्टोर होती है उस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम हमारी बॉडी में प्रोटीन्स बनाते हैं। लेकिन कभी भी डीएनए से डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनता, उसके बीच में एक इंटरमीडिएटरी स्टेप होता है विच इज़ आरएनए। तो सिंपल सी भाषा में डीएनए से आरएनए बनता है एंड आरएनए से प्रोटीन बनते हैं हमारे। ठीक है, फिर यहाँ पर इन प्रोसेसेस के नाम भी दिए हैं। तो देखो एक और बात, हम डीएनए से वापस डीएनए भी बना सकते हैं एंड इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। ओके, नाउ डीएनए से जब आरएनए बनता है उसे हम ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे एंड आरएनए से जो प्रोटीन बनेगा उसे हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है, एंड कुछ वायरसेस इतने एडवांस चलते हैं कि वो अपने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस कंडीशन में हम इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि भाई देखो इसमें ट्रांसक्रिप्शन का रिवर्स प्रोसेस हुआ है। ओके, नाउ अब हमने शुरुआत करनी है अपनी पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स से। ठीक है, इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा डीएनए कितना लंबा है, मतलब लेंथ ऑफ डीएनए निकालनी है। तो एनसीईआरटी में बहुत ही सिंपल भाषा में हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है जिसकी हेल्प से हम अपने डबल हेलिक्स डीएनए की लेंथ निकाल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला आपको मल्टीप्लाई करना होगा टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर जो कि आपके डीएनए में प्रेजेंट है। ठीक है, इनटू में डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर्स। तो डिस्टेंस कितना था हमारे दो बेस पेयर्स में, जैसे ये अगर मैं सिंपल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दिखाऊं आपको जो अभी ट्विस्ट नहीं हुई है, तो इसमें ये हमारे बेस पेयर्स है। ठीक है, तो इनके बीच में जो ये वाला डिस्टेंस है ना, ये वाला, ये आई थिंक कि डिफरेंट कलर से करना पड़ेगा ड्रॉ। यस, तो ये वाला जो डिस्टेंस है जो मैंने येलो से मार्क करा है, मतलब ये एक बेस पेयर हो गया, ये सेकंड बेस पेयर, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर। ओके, एंड टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स हैप्लॉइड कंटेंट में हमने कितने देखे थे, दैट वाज 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स हमारे ह्यूमन के हैप्लॉइड कंटेंट में थे। ठीक है, लेकिन हमें टोटल निकालना है तो उसके लिए मल्टीप्लाई 2 करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁹ राइट। नाउ अब हमने अपनी सिंपल कैलकुलेशंस यहाँ पर लगानी है। एक सेकेंड, तो फॉर्मूले में हमने क्या बोला था, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स दैट इज 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स हमारे हो गए, एंड डिस्टेंस कितना था दो बेस पेयर्स के बीच में, 0.34 नैनोमीटर्स में था। बट यहाँ पर नैनोमीटर को हमें कन्वर्ट करना होगा मीटर्स में, तो हम सिंपल डिवाइड कर देंगे उसको 10⁹ से। तो हमारा ये कुछ इस तरह दिखेगा, 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर्स। ये मीटर में हमने अपने नैनोमीटर वाले इस वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, आपको पता ही है कि जब भी कोई चीज़ नीचे पावर में होती है तो उसको ऊपर लेकर आएंगे तो उसके साथ में एक माइनस साइन लग जाता है। यहाँ पर ये ऐसे थी तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगी तो माइनस में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल वाली बात है ये। अच्छा, एक और बात यहाँ पर है ना, ये सारा ये जो फॉर्मूला है ये हम हर एक मैमल के लिए यूज़ कर सकते हैं फॉर अ मैमेलियन सेल, क्योंकि यहाँ पर मैंशनड है। तो मैमल्स क्या होते हैं, ऐसे एनिमल्स जिनके पास में मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है। ओके, ह्यूमंस भी उन्हीं का एग्जाम्पल है। अब देखो भाई, हमारी जो टोटल लेंथ निकल के आई डबल हेलिक्स डीएनए की वो आई 2.2 मीटर्स। इतनी लंबी, एक 6 फुट आदमी जितनी, इतना लंबा हमारा डीएनए, एक सेल का वो भी। ठीक है, एंड एक सेल कितनी छोटी होती है वो आपको बताइए कि आपको उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की नीड हो जाती है। तो इतना सारा डीएनए उसमें फिट कैसे बैठेगा, एंड साइज भी बता दिया है यहाँ पर एनसीईआरटी में कि एक सेल का डायमेंशन है 10⁻⁻6 मीटर्स में, -6 यहाँ पर है, एंड उसमें मीटर वाली चीज़ हमें फिट करनी है। हाउ इट इज़ पॉसिबल, तो चलिए वही हम देखते हैं यहाँ पर। ओके, सो टोटल जितनी भी ऑर्गेनिजम्स आपको पता है उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड करा हुआ है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो उन दोनों ही ऑर्गेनिजम्स के टाइप के लिए हम यहाँ पर पैकेजिंग देखने वाले हैं।
ठीक है। अगर बेसिक सा डिफरेंस बता दूं मैं इन दोनों ऑर्गेनिजम्स में कैसा होता है, तो प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस है ना वो वेल डिफाइंड टाइप का नहीं प्रेजेंट होता, ये यहाँ पर मैंने क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन यूकैरियोट्स जैसे कि हम हो गए, हमारे में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, जैसे ये हमारी सेल है तो सेल में एक जगह हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। वेल डिफाइंड वाले केस में उस न्यूक्लियस के पास में अपनी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स जिनके पास मेम्ब्रेन वाली जगह में अपना डीएनए प्रेजेंट है उन्हें हम यूकैरियोट्स बोलते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट्स में ना ऐसा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, वो हमारा डीएनए एक जगह पर पड़ा हुआ है, ठीक है। एंड उस रीजन को जहाँ पर वो डीएनए हमारा मिलता है उसे हम न्यूक्लियोइड रीजन बोलते हैं। ओके ओके, सो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड रीजन हमने देख लिया प्रेजेंट होता है, वो न्यूक्लियस की जगह पर प्रेजेंट होता है, ये भी देख लिया। सो इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स हैव अ न्यूक्लियोइड रीजन, जहाँ पर हमारा प्रोकैरियोट्स का सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है एंड विद सम प्रोटीन्स जो कि पॉजिटिव नेचर के हैं। एंड ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरह कुछ लूप्स में होती है ताकि वहाँ पर हमारी स्पेस की बचत हो, स्पेस ज़्यादा ना लगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये देखा कि सर्कुलर डीएनए, तो ये भी एक बेसिक सा डिफरेंस आता है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म के बीच में। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं जैसे कि ई कोलाई हमारा हो गया, उसमें जो डीएनए वो सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एंड यूकैरियोट्स जैसे कि हम उसमें हमारा डीएनए लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यू, ठीक है, सीधा सीधा टाइप में, सर्कुलराइज्ड नहीं होता। ओके, तो प्रोकैरियोट्स में कुछ नहीं था, इतना ही बोला है कि जो वो डीएनए है हमारा न्यूक्लियोइड रीजन में प्रेजेंट है एंड वहाँ पर वो कुछ प्रोटीन्स के साथ में प्रेजेंट है। एंड प्रोटीन्स किस नेचर के हैं, पॉजिटिव नेचर के। देखो एक ये बात भी ध्यान रखनी है हमने कि जो हमारा डीएनए है उसके दो मेन फीचर्स क्या है। सबसे पहली बात तो डीएनए हमारा एसिडिक होता है, एंड ये बात यहाँ पर आप ए से याद रख लोगे, ठीक है, एसिडिक। एंड सेकेंड बात इज डीएनए पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, वो आप डीएनए के एन से याद रख लेना। तो डीएनए, ये से हमें दो बातें पता लगी, एन से नेगेटिवली चार्ज वो है एंड ए से एसिडिक, ये जस्ट याद रखने के लिए। रियलिटी में फुल फॉर्म आपकी डीएनए की डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ही होती है, ठीक है। अरे नाम में ही एसिड आ रहा है, ये भी तो है, तो वहाँ से आपको डायरेक्ट याद आ जाएगा कि डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस है, एंड एन से आप याद रख लेना कि वो नेगेटिवली चार्ज है, राइट। ओके, तो प्रोटीन्स हमने जो डीएनए के साथ चिपकाए हैं वहाँ पर वो पॉजिटिव टाइप के चाहिए। अगर खुद ही सोचो नेगेटिव होते तो डीएनए खुद नेगेटिव, प्रोटीन्स भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव आपस में चिपकता नहीं, दूर भागता, ठीक है। अट्रैक्शन के लिए सिंपल सा लो है, दोनों अपोजिटली चार्ज होने चाहिए, राइट। ओके जी, तो प्रोकैरियोट्स में आप इतना सा लिख कर आ जाना। आई होप कि आपको समझ भी आ गया होगा अच्छे से, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी यूकैरियोट्स वाला इंपॉर्टेंट है, प्रोकैरियोट्स इतना नहीं है, ठीक है। आपसे एमसीक्यू की फॉर्म में वो पूछ लिया जाएगा कि रीजन बताओ जहाँ पर प्रोकैरियोट्स में डीएनए प्रेजेंट है, तो वो न्यूक्लियर रीजन आप अपना नाम दे देना उसे, ठीक है, या टिक कर देना जो भी है। नाउ स्टार्टिंग विद द वेरी मेन टॉपिक, यूकैरियोट्स में कैसे हमारी डीएनए की पैकेजिंग होगी। तो मैंने बताया था अभी कि डीएनए जो है सभी का एसिडिक होता है एंड नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, ठीक है। अब पैकेजिंग के लिए जो हम प्रोटीन्स यूज़ करने वाले हैं वो अपोजिट होने चाहिए। तो डीएनए एसिडिक था तो ये प्रोटीन्स बेसिक हो जाएंगे, एंड नेगेटिव चार्ज था तो यहाँ पर प्रोटीन्स के पास में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। एंड ऐसे प्रोटीन्स जो कि बेसिक एंड पॉजिटिव चार्ज वाले हैं वो हमारी बॉडी में हिस्टोन प्रोटीन उनका एक एग्जाम्पल है। ओके, अब देखो यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी है, हिस्टोन प्रोटीन आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन बेसिक अमीनो एसिड। अब ये क्या आ गया, तो देखो भैया ये हमारा प्रोटीन है, मान लो ये प्रोटीन है। इस प्रोटीन को बनाने के लिए ना हमें अमीनो एसिड्स चाहिए, जिसे हम शॉर्ट में कैपिटल ए स्मॉल ए में लिखते हैं, ठीक है। ऐसे समझ में आएगा, एक सेकेंड। हाँ, ये एक अमीनो एसिड है, उसके साथ एक और अमीनो एसिड लगेगा, बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। फिर ऐसे ही जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स की चेन बन जाएगी ना यू, तो हमारा वहाँ से एक प्रोटीन हमें मिल जाएगा, ठीक है। एंड ये अमीनो एसिड्स लगभग 20 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, जिसमें कि 2 टाइप्स हैं, ये हमारे लाइसिन और आर्जिनिन। इन दोनों का जो नेचर है वो बेसिक टाइप का है, ठीक है। एंड अगर ये हिस्टोन प्रोटीन है तो इसमें से ज़्यादातर जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं ना वो यहाँ पर लाइसिन और आर्जिनिन ही रहेंगे, और अलग अमीनो एसिड्स की यहाँ पर क्वांटिटी कम होगी इन कंपैरिजन टू दिस अमीनो एसिड्स। आया इतना समझ में, ठीक है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी,
हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल जिन्हें हम हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं। मतलब ये हिस्टोन अकेला एक प्रोटीन नहीं है, इसमें ये 8 यूनिट्स काम कर रही है हिस्टोन की, जिसे हम जब ये 8 मिल जाती हैं तो हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं। ठीक है ना, एक सेकेंड, यस, हाँ जी। तो जब हमारा डीएनए हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर रैप्ड हो गया, अगर ये मान लो ये हिस्टोन का ऑक्टामर है जिसमें ये 8 सब यूनिट्स ने मिलकर हिस्टोन प्रोटीन हमारा पूरा बनाया है, तो इसके ऊपर डीएनए कुछ इस तरह क्वाइल्ड हो जाता है। ठीक है, ओके। तब इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं कि हमारा न्यूक्लियोसोम बन गया एक। पहले तो अलग डीएनए था, अलग हिस्टोन ऑक्टामर था, लेकिन जब ये दोनों मिले तो हमें एक न्यूक्लियोसोम मिल गया। ठीक है, एंड जितना डीएनए हिस्टोन पर रैप्ड हुआ है ना, उसमें कम से कम उस डीएनए के 200 बेस पेयर्स होते हैं। तो ये एमसीक्यू की फॉर्म में पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर्स होते हैं एक डीएनए हेलिक्स के, तो वहाँ पर आपको 200 को क्लिक करना है। ठीक है, नाउ जब ये न्यूक्लियोसोम जो इस तरह का है बाकी न्यूक्लियोसोम्स के साथ स्टैकअप हो जाता है, मतलब ये हमारा डीएनए है यहाँ पर इस तरह वाला डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, जब इस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की मुलाकात होती है हमारे हिस्टोन प्रोटीन से तो वो एक न्यूक्लियोसोम बनता है। जब ऐसे ही और प्रोटीन्स के साथ मुलाकात होती चली जाती है तो ये न्यूक्लियोसोम पूरा क्या बना लेगा, एक क्रोमैटिन स्ट्रक्चर बना लेगा। ठीक है, आई इतनी बात समझ में। ये यूक्रोमैटिन क्यों लिखा है, हेट्रोक्रोमैटिन क्यों लिखा है, ये बाद में बताऊंगी, पहले अभी इतना ही ध्यान रख लो। ठीक है, तो यहाँ पर दीज न्यूक्लियोसोम देन स्टैक अप एंड क्रिएट अ बेडेड नेकलेस लाइक स्ट्रक्चर। तो ये आपका बेडेड नेकलेस आपको दिख रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। ठीक है, नाउ व्हेन दिस सेल इज गेटिंग रेडी टू डिवाइड, हमें पता है कि हमारी हर एक सेल डिवाइड करके डॉटर सेल्स बनाती है। ठीक है, तो उनमें कुछ स्टेजेस होती हैं जो आई होप कि आपने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ी होंगी। मेटाफेज स्टेज उसी में से एक है। उस स्टेज में हमारा ये जो क्रोमैटिन है ना वो कंडेंस हो के एक स्ट्रक्चर बना लेता है, एंड उस स्ट्रक्चर को हम क्रोमोजोम बोलते हैं, जो कि आपको दिख रहा है एक्स लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्रोमोजोम है। ओके, एंड क्रोमोसोम को बनने के लिए भी एक एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स चाहिए। मतलब ये ऐसे ही थोड़ी ना इतनी मेहनत करके ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा, इसको प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है भाई। एंड यहाँ पर जो प्रोटीन्स लगे हैं वो हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं लगे हैं, वो दूसरे प्रोटीन्स लगे हैं। इसलिए हमने सिंपल करने के लिए नाम उन्हें दे दिया कि नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन्स, जिन्होंने क्रोमोजोम बनाया है फाइनली। ओके, अब बात आती है कि हेट्रोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन हमने क्यों लिखा है, एंड ये आपकी पैकेजिंग ऑफ डीएनए का लास्ट वाला टॉपिक है आपकी एनसीईआरटी में, एज इट इज़ गिवन है। ओके, तो देखो ये क्रोमैटिन आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये काफ़ी लूजली पैक्ड है। ठीक है, आपको एक एक न्यूक्लियोसोम यहाँ पर ईजिली दिख रहा है, तो इस स्ट्रक्चर को हम यूक्रोमैटिन बोलते हैं। तो ये लूजली पैक्ड क्रोमैटिन है हमारा, एंड जब इसकी स्टेनिंग करेंगे हम तो वहाँ पर स्टेन ये लाइट देगा। ओके, एंड ये जो रीजन होता है ना हमारे डीएनए का जो लूजली पैक्ड है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है वो रीजन। मतलब इस डीएनए से हम आराम से आरएनए बना सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब यही स्ट्रक्चर ज़्यादा डेंसली पैक्ड होना शुरू हो जाता है जैसे कि यहाँ पर, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ये हेट्रोक्रोमैटिन यहाँ पर हेट्रोक्रोमैटिन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एंड ये जो रीजन है वो डेंसली पैक्ड है, एंड स्टेनिंग जब करवाएंगे तो वो डार्क स्टेन देगा। ओके, एंड इस स्ट्रक्चर में जो डीएनए है उससे हम अपना आरएनए नहीं बना सकते, तो दिस रीजन इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। ओके, सो इसी के साथ जो हमारी ये वीडियो का पार्ट था पैकेजिंग ऑफ डीएनए वो कंप्लीट होता है, एंड आई होप कि आपको हर एक पार्ट इस वीडियो का आराम से अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, एंड जो भी इसके नोट्स है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी, एंड चैनल का लिंक जो है वो आपको कमेंट सेक्शन या यूट्यूब चैनल के पेज पर मिल जाएगा। एंड या जो भी इस चैप्टर के आगे पार्ट्स एंड टॉपिक्स होंगे वो आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके।